अध्याय 12। कर्नाटक पर आक्रमण 1677-1678। मद्रास तट उसकी संपत्ति। जून 1674 में शिवाजी के भव्य राज्याभिषेक के बाद उनके खजाने में भारी कमी आ गई थी। तब से वे कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं जीत पाए थे। हालांकि उनके घुमंतू दस्तों ने आदिलशाही क्षेत्र में कई जगहों पर छापे मारे थे। इसके अलावा 1674 और 1675 में मुगलों और बीजापुरियों के साथ उनके युद्ध और पोंडा की घेराबंदी महंगी साबित हुई थी और हार से भरी रही थी, जबकि सुंडा देश या कनारा के ऊपरी इलाकों पर उनका आक्रमण मई 1675 विफल रहा था। 1676 के शुरुआती महीनों में वे एक लंबी बीमारी से पीड़ित रहे, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक निष्क्रिय रहना पड़ा। इसलिए उन्होंने लाभ के किसी नए क्षेत्र की तलाश की। मुगल क्षेत्र में सूरत उसके 2 आक्रमणों से पूरी तरह सूख चुका था, जबकि सूरत के निकट रामनगर और जौहर के कोली प्रदेश पर उसके स्थायी कब्जे ने उस बंदरगाह को इतना भयभीत कर दिया था कि उसका व्यापार और धन लगभग समाप्त हो चुका था। समृद्ध कनारा तट पहले ही लूट का माल साफ कर चुका था। रीजेंट खवास खान के निष्प्रभावी शासन के दौरान बीजापुर राज्य की अव्यवस्था और कुशासन तथा दरबार में अफगान और दक्कनी दलों के बीच गृहयुद्ध ने राज्य के मध्य भाग को इतना दरिद्र बना दिया था कि वह अब लालच का विषय नहीं रहा। आदिलशाही साम्राज्य के हृदय पर आक्रमण ने राजधानी के सभी गुटों को आक्रमणकारी के खिलाफ एक साझा प्रतिरोध में एकजुट भी कर दिया होता। लेकिन इस राज्य का एक बाहरी प्रांत था जिसने कई वर्षों तक शांति और समृद्धि का आनंद लिया था और जिसकी संपत्ति अपार थी। कर्नाटक का मैदान या मद्रास तट उस युग में सोने की भूमि के रूप में जाना जाता था। यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था जो कृषि उपज से समृद्ध था, जिसकी आबादी आदिम सादगी का जीवन व्यतीत करती थी और भोजन तथा वस्त्र पर बहुत कम खर्च करती थी। लंबे समुद्र तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों ने प्राचीन काल से ही तीव्र विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया था, जबकि भीतरी इलाकों की समृद्ध खदानें मैदानी इलाकों में धन लाती थीं। इस प्रकार राष्ट्रीय धन में वार्षिक वृद्धि बहुत बड़ी थी। इसका एक भाग भव्य मंदिरों पर खर्च किया गया, जिनके लिए यह भूमि आज भी प्रसिद्ध है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जमीन के नीचे जमा कर दिया गया था। दिल 13 बहुत प्राचीन काल से ही कर्नाटक अपने दबे हुए खजानों के लिए प्रसिद्ध रहा है और विदेशी लुटेरों को आकर्षित करता रहा है। इस भूमि से समुद्रगुप्त और पश्चिमी चालुक्य, मलिक काफूर और मीर जुमला भारी मात्रा में लूट का माल ले गए थे और 17वीं शताब्दी के अंत में मीर जुमला और मोहम्मद आदिल शाह, शिवाजी और नुसरत जंग के हालिया हमलों के बाद भी इस जमीन में औरंगजेब की लालच को लुभाने के लिए पर्याप्त धन बचा था। जैसा कि बादशाह ने लगभग 1703 में अपने सेनापति को लिखा था, कर्नाटक में प्राचीन काल के कई बड़े खजाने दबे होने की सूचना है। तंजौर का जमींदार जो बेकार बेअसल है और शाहजी का पोता है जो अब नरक में है, ने देश पर कब्जा कर लिया है। उसका राज्य बहुत मजबूत नहीं है। दिवंगत सिद्दी मसूद खान के अनुसार इसकी आय 70 से 80 लाख हर्ट के बीच है। इसे उसके कब्जे में क्यों छोड़ा जाए? देश की स्थिति और इसे उसके हाथों से छीनने के उपायों की जांच करो। रुकत अंक 163। अब शिवाजी की नजर सोने की इस असली जमीन पर पड़ी। इस सीमांत प्रांत पर आक्रमण बीजापुर सरकार को शायद ही जगा पाता, क्योंकि कर्नाटक कुछ अर्धस्वतंत्र सरदारों की जागीरें थीं, जो अकेले ही इसकी रक्षा में रुचि रखते थे। इसके अलावा शिवा का इसके एक हिस्से पर एक विश्वसनीय दावा था। तंजौर के राजा व्यारिकपजी और उनके मंत्री रघुनाथ एन हनुमंत। शाहजी की मृत्यु 1664 में हुई थी और उन्होंने अपने छोटे बेटे व्यंकोजी को बीजापुर राज्य के दक्षिण और पूर्व में अपनी विशाल जागीरें छोड़ दी थीं। उन्होंने व्यावहारिक रूप से एक राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी तंजौर थी, हालांकि उनका राजा नाममात्र रूप से आदिल शाह का जागीरदार था। शाहजी की सारी निजी संपत्ति व्यंकोजी के हाथों में चली गई थी। उनके सबसे बड़े बेटे शिवाजी को केवल पुना जिले की कुछ छोटी छोटी जागीरें मिली, जिन्हें उन्होंने अपने पिता के जीवनकाल में हड़प लिया था, लेकिन शाहजी की विरासत का कोई हिस्सा नहीं मिला। क्या शिवा ने स्वयं अपनी पैतृक संपत्ति में अपना वैध हिस्सा मांगने की परवाह की होगी? यह बहुत संदिग्ध है। उन्हें निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि उन्होंने व्यंकोजी के दूतों के सामने शेखी बघारी, मेरे पिता ने मुझे केवल 4 लाख हट या सभा 102 के अनुसार 40,000 हून प्रति वर्ष की जागीर छोड़ी थी और अब मेरे पास 50 से 60 लाख की उपज वाला एक क्षेत्र है। इसके अलावा मुझे ब्लैकमेल के रूप में प्रति वर्ष 80 लाख रुपए मिलते हैं। PS 35A. लेकिन व्यंकोजी के असंतुष्ट पूर्व वजीर ने उन्हें राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। रघुनाथ नारायण हनुमंते ने कर्नाटक में शाहजी की जागीरों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया था और उनके मरते हुए स्वामी ने उन्हें व्यंकोजी का प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ दिया था।
अपनी योग्यता और प्रशासन के दीर्घ अनुभव के प्रति सचेत मंत्री राज्य की समस्त शक्तियां अपने हाथों में रखना चाहता था और अपने स्वामी को एक अयोग्य आलसी कहकर तुच्छ समझता था, जबकि व्यंकोजी रघुनाथ के दबंग आचरण और अपने राज्य के शासन में स्वयं की नपुंसकता से चिढ़कर मंत्री के ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वियों की सलाह को तत्परता से सुनता था। रघुनाथ अन्य मराठा ब्राह्मणों के उस अपार धन और वैभव से भी ईर्ष्या करता था जो शिवाजी जैसे उद्यमी और समृद्ध स्वामी के मंत्री होने के कारण प्राप्त थे, जबकि वह तंजौर के नीरस शांतिपूर्ण वातावरण में जड़वत बैठा रहता था। काफी आपसी झुंझलाहट के बाद एक दिन दरबार में एक तूफानी दृश्य उत्पन्न हुआ। रघुनाथ ने शिवाजी की एक आदर्श राजा के रूप में प्रशंसा की और अपने स्वामी पर महत्वाकांक्षा, क्षमता और उत्साह की कमी और सहजता के प्रति नीच प्रेम का आरोप लगाया, जबकि व्यंकोजी ने शिवाजी को देशद्रोही और अपने वैध प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोही कहकर और रघुनाथ को उनकी स्पष्टवादिता के लिए फटकार लगाकर प्रत्युत्तर दिया। मंत्री ने नाराज होकर अपना पद त्याग दिया और बनारस में सेवानिवृत्त होने की इच्छा जताते हुए तंजौर छोड़ दिया। लेकिन वह महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गया और रास्ते में हैदराबाद में रुका, जहां उसके धर्मशास्त्रीय ज्ञान और तर्क कुशलता ने कुतुबशाही प्रधानमंत्री मदन्ना पंत को मोहित कर लिया। यहाँ रघुनाथ का बहुत सम्मान हुआ और उसने अपनी दूरदर्शी कूटनीति से शिवाजी और कुतुबशाह के बीच एक गुप्त संधि की जमीन तैयार की। फिर वह सतारा गया और शिवा से मिला, जिसने उसके पिता नारायण पंत और उसकी महान सेवाओं के लिए उसका बहुत सम्मान किया और व्यंकोजी के कार्यों, उद्देश्यों और उसके राज्य की स्थिति के बारे में बारीकी से पूछताछ की। कहा जाता है कि रघुनाथ ने शिवाजी को कर्नाटक की उपज से बने बहुमूल्य उपहार देकर और उसकी अपार संपदा तथा उसे आसानी से जीतने की क्षमता का वर्णन करके प्रलोभित किया था। चित्र 134। चूंकि वह देश के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसे तुरंत शिवा की सेवा में ले लिया गया ताकि वह प्रस्तावित आक्रमण के दौरान अपने स्थानीय ज्ञान का उपयोग कर सके, जिसका विचार 1676 के आरंभिक महीनों में सतारा में शिवा की लंबी बीमारी के दौरान तैयार हुआ था। कर्नाटक अभियान के लिए कूटनीतिक तैयारियां। पड़ोसी देशों की राजनीतिक स्थिति इस योजना के लिए पूरी तरह अनुकूल थी। बेशक मुगल बादशाह पंजाब में 2 साल की अनुपस्थिति के बाद 27 मार्च को दिल्ली लौट आया था, लेकिन उसकी सर्वश्रेष्ठ सेना अभी भी उत्तर पश्चिमी सीमा के विद्रोही पहाड़ी लोगों को नियंत्रित करने में लगी हुई थी। बीजापुर में अफगान नेता बहलोल खान ने बाल राजा सिकंदर 11 नवंबर 1675 का संरक्षण छीन लिया था और अपदस्थ शासक खवास खान 18 जनवरी 1676 की हत्या कर दी थी। लेकिन अपने कुल के लोगों के प्रति उसके पक्षपात ने सरकार को अफगान शासन में बदल दिया और दक्कनी दल और उसके सहयोगियों अबिसिनियाई लोगों के विरोध को भड़का दिया। दक्कनियों ने नए रीजेंट के दाहिने हाथ और सबसे योग्य सेवक खिजर खान की हत्या कर दी और पूरे राज्य में अफगानों और दक्कनियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। फरवरी। मामले को बदतर बनाने के लिए बहलोल खान ने मुगल वायसराय बहादुर खान को अलग कर दिया, जिन्होंने खुले तौर पर दक्कनी पार्टी का पक्ष लिया और 31 मई को बीजापुर के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जो 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रहा। सड़ी हुई और लड़खड़ाती आदिलशाही सरकार ऐसे समय में शिवाजी को परेशान करने की स्थिति में नहीं थी। दक्कन के मुगल वायसराय पर शिवाजी की चतुर कूटनीति ने पूरी जीत हासिल की। बहादुर खान अब शिवाजी के साथ अपने 2 साल से अधिक के युद्ध से थक गया था। उसने पहले ही शिवा से मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए मनुहार की थी और उसके और सम्राट के बीच शांति स्थापित करने तथा उसके पुत्र शंभूजी के लिए 6000 घुड़सवार सेना की कमान हासिल करने का प्रस्ताव रखा था। जून 1675 और अब बीजापुर के विरुद्ध मुगल अभियान मई 1676 की शुरुआत की पूर्व संध्या पर शिवा का उतना ही हित था जितना कि अपने दाहिने पार्श्व में मराठों से मित्रता करना, जितना कि शिवा का कर्नाटक पर आक्रमण के दौरान मुगलों की तटस्थता सुनिश्चित करना। जब 2 पक्षों को शांति में पारस्परिक लाभ मिलता है तो शर्तें जल्दी तय हो जाती हैं। शिवा ने अपने मुख्य न्यायाधीश एक चतुर तर्कशास्त्री नीरजी रावजी को बहादुर खान के पास महंगे उपहारों के साथ भेजा ताकि वह कर्नाटक में अपनी संभावित अनुपस्थिति के दौरान तटस्थता का वादा करने के लिए राजी हो सके, जिसकी विजय में 1 वर्ष लगने की उम्मीद थी। बहादुर ने गुप्त रूप से अपने लिए एक बड़ी रिश्वत और अपने स्वामी के लिए सार्वजनिक रूप से एक निश्चित राशि भेंट के रूप में प्राप्त की और मराठों के साथ औपचारिक शांति स्थापित की। इस प्रकार अपनी पार्श्व और पिछली सेना सुरक्षित करने के बाद शिवा ने अपने इस सबसे लंबे अभियान की शुरुआत की तैयारी की। जून 1676 में नेताजी पालकर 10 साल दिल्ली में मुसलमान के रूप में रहने के बाद महाराष्ट्र लौट आए थे और धार्मिक शुद्धि के माध्यम से उन्हें अब पुनः हिंदू बना दिया गया था और संभवतः उन्हें कोई महत्वपूर्ण सैन्य कमान सौंपी गई थी। हालांकि मराठा इतिहासकार इस दुखी विद्रोही के बारे में चुप हैं। राजापुर से सूरत 24 जुलाई 1676 प्रधानमंत्री पेशवा मोरो त्रिम्बक पिंगले को रीजेंट के रूप में नियुक्त किया गया, जिनकी सहायता के लिए पत्राचार अधीक्षक सुरनिस अन्नाजी दत्तो और इतिहासकार वाकनीस दत्ताजी त्रिम्बक राज्य की रक्षा के लिए सेना के एक हिस्से के साथ तैनात थे। कोंकण जिलों की जिम्मेदारी अन्नाजी दत्तो को मजबूत टुकड़ियों और बड़ी संख्या में उपयोग योग्य पैदल सेना के साथ सौंपी गई थी।
चित्त 135 से 6, सभा 85 से 87 से भिन्न है। गोलकुंडा के साथ घनिष्ठ मित्रता और सहयोग स्थापित हो गया था। अबुल हसन कुतुब शाह के सर्वशक्तिमान वजीर मदन्ना पंडित ने पहले ही शिवा के साथ एक सहायक संधि कर ली थी और उसे राज्य की रक्षा के लिए 1 लाख खून प्रतिवर्ष कर देने का वचन दिया था। प्रहलाद निर्जी एक चतुर कूटनीतिज्ञ मराठा दूत के रूप में हैदराबाद में तैनात थे। शिवाजी ने विजय में एक हिस्सा देने का वादा करके गोलकुंडा से अभियान का खर्च और एक सहायक सेना की सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया, लेकिन वे जरा भी बल प्रदर्शन से बचने के लिए सावधान थे और कुतुब शाह की सहमति प्राप्त करने में अपनी व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति और अनन्य विनय की शक्ति पर भरोसा करते थे। हैदराबाद की ओर कूच। उन्होंने हैदराबाद स्थित अपने दूत को पत्र लिखकर कुतुब शाह से एक मैत्रीपूर्ण मुलाकात की व्यवस्था करने को कहा। हैदराबाद का आलसी और प्रसन्नचित्त राजा पहले तो उस व्यक्ति से मिलने से डर रहा था जिसने अफजल का वध किया था, शाइस्ता को घायल किया था और औरंगजेब को उसके दरबार में ही चुनौती दी थी। लेकिन प्रहलाद निर्जी ने शिवा की ईमानदारी के समर्थन में कठोर शपथ ली। मदन्ना पंडित ने भी राजा को बताया कि वह इस बात से संतुष्ट हैं और संभवतः उन्होंने दोनों राजाओं के बीच गठबंधन को मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत मुलाकात के महत्व पर भी जोर दिया। कुतुब शाह ने उनका स्वागत करने की सहमति दे दी और शिवाजी जनवरी 1677 की शुरुआत में रायगढ़ से रवाना हुए और नियमित रूप से पूर्व की ओर बढ़ते रहे। हैदराबाद क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त आदेश दिए कि वे देश के किसी भी निवासी को लूटें या परेशान न करें, बल्कि मालिकों की सहमति से सभी आवश्यक चीजें खरीदें। पहले कुछ अपराधियों को फांसी देने या अंगभंग करने से मराठा सैनिकों और शिविर न्यायियों में इतना भय व्याप्त हो गया कि उन्होंने उसके आदेश का कड़ाई से पालन किया और उसके बाद से आदर्श शिष्टाचार का पालन किया और 70,000 सशस्त्र सैनिकों की उस भीड़ में अत्यंत उत्तम अनुशासन कायम रहा। फरवरी 1677 की शुरुआत में हैदराबाद पहुंच गए। कुतुब शाह ने अपनी राजधानी से आगे बढ़कर रास्ते में शिवाजी का स्वागत करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मराठा सरदार ने बड़ी विनम्रता से इस प्रस्तावित सम्मान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको मुझ जैसे कनिष्ठ का स्वागत करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। इसलिए सुल्तान हैदराबाद में ही रहे, लेकिन उनके मंत्री मदन्ना और अलकन्ना कई उच्च पदस्थ नागरिकों के साथ राजधानी से कई मील पहले शिवाजी से मिले और उन्हें राजधानी में ले गए। शिवाजी का हैदराबाद में भव्य प्रवेश। अपने राजा के महान मित्र और रक्षक के स्वागत के लिए हैदराबाद शहर को भव्य रूप से सजाया गया था। चारों ओर की सड़कें और गलियां कुंकतिन पाउडर और केसर की एक पतली परत से रंगी हुई थीं। मेपोल और विजयस्तंभ बनाए गए थे और पूरे शहर में जगह जगह झंडे फहराए गए थे। लाखों की संख्या में नागरिक इस दृश्य को देखने के लिए सड़कों पर खड़े थे, जबकि महिलाएं आगंतुकों को आशीर्वाद देने के लिए बालकनियों पर जमा थीं। मेहमानों ने शहर की शिष्टता का स्वागत किया। मराठा सेना ने एक बार अपनी रूखी सादगी त्याग दी और भव्य वेशभूषा धारण की। शिव ने अपने सेनापतियों और चुनिंदा सैनिकों को उनके टोपों के लिए मोतियों की माला, तोरा, सोने के कंगन, चमकीले नए कवच और सोने से कढ़ाई किए हुए भव्य परिधान बांटे थे और पूरी सेना को भव्य बना दिया था। उनके सेनापति अपने उपकरणों और साज सज्जा में वंशानुगत रईसों की भव्यता से प्रतिस्पर्धा करते थे। साक्षात्कार के लिए चुने गए शुभ समय पर 50,000 से अधिक की मराठा सेना ने शहर में प्रवेश किया। नागरिक उन पुरुषों को विस्मय और प्रशंसा से देख रहे थे जिन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के महानतम राजाओं को समान रूप से पराजित किया था और बीजापुर के दरबार में विलाप और दिल्ली के कुलीन वर्ग में खलबली मचा दी थी। यहाँ वे तेजतर्रार घुड़सवार सवार थे जो मुगल दक्कन के सुदूर जिलों में एक तेज अदम्य बाढ़ की तरह उमड़ पड़े थे और अपने आक्रमणों को बीजापुर और गोलकुंडा के द्वार तक ले गए थे। वहाँ मावले पैदल सेना चल रही थी जिनके पराक्रम पूरे दक्षिणी देश में कई गाथाओं और किंवदंतियों का विषय थे, जिनके आक्रमण का सामना कोई किला नहीं कर पाया था और जिनकी तलवारों से युद्ध में मिले हर दुश्मन को डर लगता था। नेता वे लोग थे जिनके नाम घर घर में चर्चित हो गए थे। नेताजी पालकर, जो कभी अश्वसेना के प्रमुख थे और जिन्हें द्वितीय शिवाजी का उपनाम दिया गया था। सूर्याजी मालुसरे और येसाजी कंक, मावलों के विशालकाय सेनापति जिनमें से प्रत्येक एकल युद्ध में एक हाथी को हराने में सक्षम थे। सोनाजी नायक, शाही द्वारपाल, हम्बीर राव मोहिते, तेजतर्रार लेकिन दूरदर्शी सेनापति और बाबाजी धंधेरे, संभवतः अंगरक्षक के कप्तान। ऐसे वीर व्यक्तियों के बीच भी नागरिकों ने मराठा ब्राह्मणों की ऊंची भौहों, चमकदार लेकिन धंसी हुई आंखों और रंगे हुए माथे को देखना नहीं छोड़ा, जिनकी प्रशासनिक क्षमता और कूटनीतिक कौशल ने इन पुरुषों की तलवारों द्वारा प्राप्त विजयों को सुगम और पुष्ट किया था। रघुनाथ और जनार्दन नारायण हनुमंते, जो हाल ही तक तंजौर के बेताज राजा थे। प्रहलाद निर्जी, हैदराबाद में निवासी राजदूत केशव पंत, नीरो मोरेश्वर और गंगाधर पंत, जो लेखा परीक्षक मजमुआदार थे। उनके साथ कायस्थ लेखकों के कुछ अधिक संयमी और अध्ययनशील दिखावटी व्यक्ति भी शामिल थे। नीला प्रभु, एक कुशल फारसी ड्राफ्ट्समैन। मुंशी बालाजी अवजी, वह रत्नश्चिव चिटनीस जिसे शिवाजी अपने पास रखना पसंद करते थे। और एक अन्य जाति के श्यामजी नायक, मुहर रक्षक।
लेकिन इनमें से किसी ने भी इस पूरी सेना की प्रेरक शक्ति जितना ध्यान आकर्षित नहीं किया। मंत्रियों और सेनापतियों की एक शानदार भीड़ के बीच एक छोटा दुबला पतला व्यक्ति सवार था जो अपनी हाल की बीमारी और 300 मील की निरंतर यात्रा की थकान के कारण और भी दुबला हो गया था। उसकी तेज चमकती आंखें दाएं बाएं घूम रही थीं और उसके लंबे हल्के भूरे चेहरे पर, जिसकी पहचान रोमन नाक से थी, एक स्वाभाविक मुस्कान खेल रही थी। एकत्रित नागरिकों ने शिव छत्रपति के नारे लगाए, महिलाओं से भरी बालकनी और सड़क किनारे से उन पर सोने चांदी के फूल बरसाए जा रहे थे। बीच बीच में महिलाएं आगे आकर उनके स्वागत और आशीर्वाद के गीत गाते हुए उनके चारों ओर जलते हुए दीप लहरा रही थीं। शिव भी कम उदार नहीं थे। बारी बारी से वे दोनों तरफ की भीड़ पर मुट्ठी भर सोना चांदी बरसाते रहे और हर वार्ड के प्रमुख नागरिकों को सम्मान के महंगे वस्त्र भेंट करते रहे। शिवाजी और कुतुब शाह का साक्षात्कार। इस प्रकार जुलूस दाद महल या न्याय के महल में पहुंचा। वहां सभी लोग द्वार के सामने पूरी व्यवस्था बनाए रखते हुए रुक गए, जबकि शिवाजी अपने 5 अधिकारियों के साथ सीढ़ियां चढ़कर महल के हॉल में दाखिल हुए जहां कुतुब शाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुल्तान आगे आए, शिवाजी को गले लगाया और उन्हें शाही कालीन पर अपने पास बैठाया। वजीर मदन्ना को भी बैठने की अनुमति दी गई, बाकी सभी खड़े रहे। हरम की महिलाएं चारों ओर की जालीदार खिड़कियों से आश्चर्य से यह दृश्य देख रही थीं। 3 घंटे तक दोनों बादशाहों के बीच मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई। बधाइयों के सामान्य आदान प्रदान और स्वास्थ्य के बारे में पारंपरिक पूछताछ के बाद अबुल हसन कुतुब शाह ने शिवाजी के वीरतापूर्ण कार्यों की कहानियों को ध्यान से सुना। गोलकुंडा के आलसी विलासी को, जिसने अपने जीवन में कभी क्रोध में तलवार नहीं खींची थी और नहीं कभी तंबू वाले मैदान में गया था, यह सबसे आकर्षक रोमांस की तरह लगा जब शिवाजी ने बताया कि कैसे उन्होंने अकेले ही विशालकाय अफजल खान को मार डाला और शाइस्ता खान को उसके हरम में काट डाला, कैसे उन्होंने भरे दरबार में औरंगजेब को चुनौती दी, आगरा से भागते समय वे कितने बाल बाल बच निकले, कैसे उन्होंने सूरत को लूटा और कितने पहाड़ी किलों पर धावा बोला। अंत में उन्होंने अपने शाही अतिथि और प्रमुख मराठा अधिकारियों को आभूषण, जवाहरात, घोड़े, हाथी और सम्मान के वस्त्र दिए और शिवाजी पर कृपापूर्वक इत्र लगाने और अपने हाथों से उन्हें पान का बीड़ा देने के बाद उन्हें दिन भर के लिए विदा किया। अब उसे शिवा के उद्देश्य की ईमानदारी और उससे मित्रता करने के दृढ़ निश्चय का पूरा यकीन हो गया। उसके दरबार में मराठा राजदूत की उसके कथन की सत्यता के लिए प्रशंसा की गई और उसे पुरस्कृत किया गया। शिवाजी अपनी सेना के साथ अपने लिए चुने गए निवास पर लौट आए और रास्ते भर भिक्षा बांटते रहे। अगले दिन वजीर मदन्ना पंडित ने शिवाजी और उनके प्रमुख लोगों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। राजा का भोजन प्रधानमंत्री की पूजनीय माता ने पकाया और मदन्ना और अकन्ना शिवाजी के सामने पूरे सम्मान और ध्यान से बैठे रहे जब शिवाजी भोजन कर रहे थे। मेहमानों को हाथी, घोड़े और वस्त्र भेंट करके उनके कक्षों में वापस ले जाया गया। गोलक पांडा के साथ संधि। इसके बाद वे व्यापार के लिए आगे बढ़े। अबुल हसन शिवाजी के व्यक्तिगत आकर्षण, चरित्र और योग्यता तथा उनकी सेना की शक्ति और अनुशासन से अत्यंत प्रभावित होकर अपने वजीर को आदेश दिया कि वह उन्हें जो चाहे दे। कुछ विचार विमर्श के बाद आगामी अभियान के संबंध में एक गुप्त समझौता हुआ। सुल्तान को शिवाजी को प्रतिदिन 3000 हून या 4.5 लाख रुपए प्रति माह की सहायता देनी थी और कर्नाटक विजय में सहयोग के लिए अपने एक सेनापति सरलश्कर मिर्जा मोहम्मद अमीन के अधीन 5000 सैनिकों की एक सेना भेजनी थी। कुतुब शाह ने सामग्री सहित तोपखाने की एक टुकड़ी भी भेजी थी और संभवतः वादा किए गए अनुदान के अग्रिम भुगतान के रूप में एक बड़ी राशि भी। इस सहायता के बदले में ऐसा प्रतीत होता है कि शिवाजी ने अपने सहयोगी को कर्नाटक में अपनी विजय के उन हिस्सों में से एक हिस्सा देने का वादा किया था जो उनके पिता शाहजी के नहीं थे। कुतुब शाह की उपस्थिति में शिवाजी द्वारा ली गई गंभीर शर्तों के साथ मुगलों के विरुद्ध रक्षात्मक गठबंधन पुनः सुदृढ़ हुआ। कुतुब शाह ने नियमित रूप से 1 लाख रुपए का वार्षिक कर देने और अपने दरबार में एक मराठा राजदूत रखने का वचन दिया। जबकि ये गुप्त वार्ताएं चल रही थीं, सार्वजनिक रूप से सामाजिक समारोह और समारोह भी आयोजित किए जा रहे थे। शिवाजी ने अबुल हसन से दूसरी बार औपचारिक भेंट की और उन्हें अनेक रत्न, आभूषण और असंख्य घोड़े और हाथी भेंट किए गए। सभा 88 दोनों राजा महल की छत पर एक साथ बैठे और सभी मराठा अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार किया, जिन्हें कुतुब शाह ने उनके पद और उपलब्धियों के अनुसार उपहारों से पुरस्कृत किया। शिवाजी का घोड़ा भी बिना पुरस्कार के नहीं गया। उनके गौरवशाली कार्यों के योग्य साथी के रूप में उसके गले में बहुमूल्य रत्नों की एक माला डाली गई। एक अन्य दिन हैदराबाद के प्रमुख सरदारों ने शिवाजी के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। फिर मावल के सेनापति येसाजी कंक और कुतुब शाह के एक मस्तूलधारी हाथी के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध उस राजा का ध्यान भटकाने और शिवाजी के सैनिकों की वीरता का प्रदर्शन करने के लिए किया गया। येसाजी ने उस विशालकाय हाथी को अपनी तलवार से कुछ देर तक रोके रखने के बाद उसकी सूंड काटकर उसे भगा दिया।
हैदराबाद में 1 महीना बीता, जो दिखावे के लिए तो इन रस्मों में बीता, लेकिन असल में संधि संपन्न करने, वादा किए गए हथियार, धन और सामग्री प्राप्त करने और अभियान में सहायता करने वाली स्थानीय सहायक सेना को सुसज्जित करने में बीता। श्रीशैल की यात्रा। अंततः अपने सभी उद्देश्य पूरे होने पर शिवाजी ने मार्च 1677 के आरंभ में हैदराबाद छोड़ दिया और कृष्णा नदी की ओर दक्षिण की ओर कूच किया। इस नदी को उन्होंने निवृत्ति संगम पर पार किया, जहां भवानी नदी कर्नूल से 24 मील उत्तर पूर्व में इसमें मिलती है। यह स्थान हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। यहाँ और संगम से थोड़ी ही दूरी पर चक्रतीर्थ के भंवर में राजा ने स्नान किया, तीर्थयात्री के धार्मिक अनुष्ठान किए और फिर 37 मील पूर्व की ओर श्रीशैल की ओर तीव्र यात्रा की, जहां उनकी सेना अनंतपुर कर्नूल से 44 मीटर पूर्व में उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही कृष्णा नदी पूर्व की ओर समुद्र की ओर बहती है, यह कर्नूल से लगभग 70 मील नीचे उत्तर की ओर एक तीव्र वक्र बनाती है, जो लगभग 1000 फीट गहरी एक चौड़ी और ढलानदार खाई से होकर बहती है। यहाँ निर्जन नल्लामाला वन के मध्य में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और उजाड़ बुखार से ग्रस्त भूमि से घिरे नदी के किनारे 1563 फीट ऊंचा एक पठार है, जिस पर श्रीशैल का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिर है। कैलाशद्वार या शिव के स्वर्ग का प्रवेशद्वार नामक एक बड़े तोरणद्वार, जो अब नहीं है, से पठार में प्रवेश करते हुए तीर्थयात्री ने मंदिर के प्रांगण को देखा, जो 660 फीट गुना 510 फीट का एक आयताकार स्थान था, जो 20 से 26 फीट ऊंची मोटी दीवारों से घिरा था, जो भूरे पत्थर के बड़े बड़े तराशे हुए खंडों से बना था, जो बिल्कुल चौकोर और एक साथ रखे हुए थे और जिन पर हाथियों, घोड़ों, बाघों, शिकारियों, योद्धाओं और योगियों की सटीक रूप से डिजाइन की गई आकृतियों के साथ साथ हिंदू महाकाव्यों और धार्मिक पुस्तकों के कई दृश्य भी उकेरे गए थे। इस परिक्षेत्र के मध्य में मल्लिकार्जुन लिंग का चौकोर मंदिर है, जो यहाँ पूजे जाने वाले मुख्य देवता हैं, जिसकी दीवारें और छत पूरी तरह से विजयनगर के विजयी राजा कृष्णदेव 1513 द्वारा भेंट की गई सोने की परत चढ़ी पीतल की प्लेटों से ढकी है। यहाँ शिव की पत्नी को समर्पित एक छोटा मंदिर है। विजयनगर की एक रानी द्वारा निर्मित पत्थर की सीढ़ियां पठार से नीचे कृष्णा नदी के तल तक जाती हैं, जिसे पातालगंगा कहा जाता है, और थोड़ा नीचे नीलागंगा नामक एक घाट है। दोनों को पवित्र स्नानस्थल माना जाता है। शिवाजी इस कठिन पठार पर चढ़े, कृष्णा नदी में स्नान किया और श्रीशैल में धार्मिक अनुष्ठान करते हुए लगभग 10 दिन बिताए। दृश्यों की शांत और एकांत सुंदरता और स्थान के आध्यात्मिक वातावरण ने उनकी आत्मा में प्रवेश किया, लेकिन उनके मंत्रियों ने उनके धार्मिक उन्माद को नियंत्रित किया और उन्हें अपने विषयों और बड़े पैमाने पर हिंदू जगत के प्रति अपने कर्तव्य की भावना के लिए याद दिलाया। यहाँ उन्होंने श्री गंगेश नामक एक घाट, एक मठ और एक धर्मशाला का निर्माण किया, 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें बड़ी रकम दान में दी। फिर श्रीशैल को छोड़कर उन्होंने तेजी से कूच करके अपनी सेना को पीछे छोड़ दिया और अप्रैल 1677 में कर्नाटक के मैदानों में प्रवेश करते हुए दक्षिण की ओर तेजी से बढ़े। मई के पहले सप्ताह में वह मद्रास शहर से लगभग 7 मील दूर पेद्दापोलम पहुंचे और कुछ समय के लिए वहां रुके। 14 मई को अंग्रेजों को उनका एक पत्र मिला, जो उनके ब्राह्मण प्रतिनिधि महादजी पंत द्वारा लाया गया था, जिसमें कुछ कोर्डियल स्टोन और काउंटरजहर मांगे गए थे। मद्रास परिषद ने उन्हें 60 खून मूल्य के उपहार दिए, जिनमें महादजी के लिए 3 गज चौड़ा कपड़ा और 4 बीस चंदन की लकड़ी भी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सेना अभी इस स्थान से 2 से 5 जेंटू लीग दूर है और कुछ समय तक ऐसा ही करना चाहती है। 25 मई को शिवाजी ने उपहारों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और नई आपूर्ति मांगी और उनका भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन 18 जून को अंग्रेज व्यापारियों ने उन्हें 52 खून मूल्य के उपहार दे दिए। 19 जून के एक मद्रास पत्र से पता चलता है कि उनके आदमियों ने व्यंकोजी के क्षेत्र में टिम्मरी स्थित अंग्रेजी गोदाम को पहले ही 2000 खून मूल्य का लूट लिया था। जिंजी पर कब्जा। रघुनाथ नारायण हनुमंते के माध्यम से कर्नाटक के कई स्थानीय सरदारों, बड़े और छोटे, को शिवाजी ने अपने पक्ष में कर लिया और उनकी संपत्ति पर शांतिपूर्वक कब्जा कर लिया। इस प्रकार जिंजी के अभेद्य किले को बिना किसी हमले के दिवंगत बीजापुरी वजीर खाने खानान, संभवतः खवास खान के पुत्रों रऊफ खान और नासिर मोहम्मद खान से धन और अन्यत्र जागीरों के बदले में सुरक्षित कर लिया गया। जैसे ही शिवाजी 10,000 घुड़सवारों के साथ इसके परिवेश में पहुंचे और चक्रवती नदी के तट पर चक्रपुरी में डेरा डाला, जिंजी ने उनके लिए अपने द्वार खोल दिए। मई के अंत में जीते हुए किले का प्रभार रामाजी नलगे नामक एक मावले सेनापति को दिया गया और आसपास के जिले का प्रभार विट्ठल पिलदेव गरुड़ को वायसराय के रूप में दिया गया, जिनकी सहायता एक सबनी और एक लोक निर्माण अधिकारी द्वारा की गई। शिवाजी द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित सैन्य और राजस्व प्रशासन को बिना किसी परिवर्तन के यहाँ लागू किया गया। चित 139 खुदाई 304 से 6 उन्होंने जिंजी के चारों ओर नई प्राचीरें बनवाई, खाइयां खोदी, मीनारे और बुर्ज बनवाए और ये सभी कार्य इतनी पूर्णता के साथ किए कि यूरोपीय कौशल को भी शर्म नहीं आती।
वेल्लोर और तिरुवड़ी के लिए शेरखान से मुकाबला। बीजापुर के एक बहादुर पठान अधिकारी शेरखान लोधी त्रिनोला जिले के स्थानीय गवर्नर थे, जिसमें वेल्लोर और तिरुवड़ी के किले शामिल थे। 5000 घुड़सवारों और प्रचुर मात्रा में हाथियों और युद्ध सामग्री के साथ उन्होंने आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अमी वेदोबास्कर द्वारा संरक्षित पर मई में आक्रमण किया गया था और हम पाते हैं कि यह अक्टूबर 1677 के आरंभ तक टिका रहा। चित्र 142 खुदाई 330। शिवाजी ने मई 1677 के मध्य में वेल्लोर की घेराबंदी की। उस महीने की 25 तारीख को हम उन्हें किले के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पाते हैं। आक्रमण का दायित्व नरहरि बल्लाल सबनीस को सौंपा गया था। उन्होंने इसके चारों ओर खाइयां खोदी और 2 पड़ोसी पहाड़ियों पर बैटरी स्थापित करने के बाद इस पर बमबारी शुरू कर दी, जिन्हें उन्होंने किलाबंद किया और सजरागोजा नाम दिया। वेल्लोर कर्नाटक के सबसे मजबूत किलों में से एक था। मगरमच्छों से भरी एक गहरी गीली खाई ने इसे घेर लिया था। बाहरी प्राचीर 2 गाड़ियों के बराबर चलने के लिए पर्याप्त चौड़ी थी। इसमें 4 संकेंद्रित परिक्रमा रेखाएं थीं। सभा 90 इसने 14 महीनों तक मराठों को चुनौती दी और अगस्त 1678 में ही गिर गया। अगले महीने के अंत में शेर खान को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। 26 जून की रात को उसने कुड्डालोर से 13 मीटर पश्चिम में तिरुवड़ी के किले से देवेनापट्टम या देवेनापट्टम कुड्डालोर का एक उपनगर की ओर भागने का प्रयास किया। खान के 500 घुड़सवारों ने युद्ध किया और पीछा करने वालों को 2 घंटे तक रोके रखा। फिर चांद डूब गया और शेर खान अपने कुछ घुड़सवारों और हाथियों के साथ जंगल के दक्षिण की ओर भाग गया। मराठों ने अंधेरे में पीछा जारी रखा और उससे 500 घोड़े, 20 ऊंट, 2 हाथी, कई बैल, तंबू और युद्ध के नगाड़े छीन लिए। खान केवल 100 घुड़सवारों के बचे हुए टुकड़ों के साथ वेल्लार नदी के किनारे 22 मील दक्षिण में बोबानीगिरी नामक कस्बे में भाग गया, जहां दुश्मन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। लेकिन तिरुवाड़ी का किला शेर खान के ससुर के अधीन बना रहा। बाबो साहब, सावनुमवार और नासिर मोहम्मद के कुछ घोड़ों को उस जगह की घेराबंदी के लिए छोड़कर शिवाजी ने स्वयं देवेनापट्टम से 3 मील दक्षिण में डेरा डाला, जबकि उनकी घुड़सवार सेना के एक दल को बोबानीगिरी की ओर धकेल दिया गया। शेर खान का अंत करने के लिए शिव जुलाई के मध्य में स्वयं वहां गए। यहां उन्होंने मद्रास के अंग्रेजी कारखाने के दूत नेल्लोर रामाना से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें मालदीव के नारियल, बेजार, कॉर्डियल पत्थर और अन्य प्रकार के अच्छे प्रतिरोधक विष की दूसरी आपूर्ति भेंट की, जिसे राजा ने मद्रास से मंगाया था। शिवाजी दक्षिण की ओर तंजौर की ओर बढ़ते हैं। फिर कुछ समय बाद वे वेल्लार नदी पार करके दक्षिण की ओर बढ़े और तंजौर से 10 मील उत्तर में कोलेरुन नदी के उत्तरी तट पर तिरुमलावडी में वर्षा ऋतु के लिए अपनी सेना की छावनी की। यहाँ व्यंकोजी के प्रमुख सहयोगी मदुरा के शासक चोक्कनाथ का एक दूत शिवाजी से मिलने आया, जिसने उनसे अपने खर्च के लिए वर्तमान में 1 करोड़ रुपए मांगे, यह तर्क देते हुए कि नायक का चिन्ह 9 करोड़ रुपए के बराबर है। दूत ने उत्तर दिया कि उसके स्वामी के देश का एक हिस्सा मैसूर के नायक ने ले लिया है और एक हिस्सा व्यंकोजी ने, और यदि वह शिव उसे वह देश वापस कर दें तो मदुरा का नायक उसे 7 लाख रुपए देगा। नायक ने अपने पूरे परिवार को चरतनपल्ली, त्रिचिनोपोली, जहां वे पहले थे, से मदुरा सुरक्षा के लिए भेज दिया, और जब तक कोलेरुन नदी भरी रही उसे मराठों से कोई भय नहीं था। मद्रास के राज्यपाल को पत्र 16 जुलाई 1677। लेकिन कुछ ही समय बाद रघुनाथ पंत महाराष्ट्र से आए और शिवाजी ने उनका हार्दिक स्वागत किया और फिर उन्हें नायक के दूत के साथ मदुरा भेज दिया ताकि वे बातचीत से ब्लैकमेल की राशि तय कर सकें। नायक 6 लाख रुपए हर्जाना देने को तैयार हो गया, जिसमें से 1.4 लाख रुपए तुरंत दे दिए गए और शिवाजी ने अपनी सेना के साथ वापस जाने का वादा किया। शिवाजी और व्यंकोजी के बीच साक्षात्कार। इस बीच शिवाजी और उनके सौतेले भाई व्यंकोजी के बीच एक बैठक के लिए संदेश आ रहे थे। शिवाजी के अनुरोध पर तंजौर के राजा ने अपने मंत्रियों को प्रारंभिक चर्चा के लिए भेजा था। वे शिवाजी के 3 मंत्रियों के साथ उनके निमंत्रण पत्र लेकर अपने स्वामी के पास लौट आए। उनकी रिपोर्ट और शिव के सुरक्षा के गंभीर वादों से आश्वस्त होकर व्यंकोजी जुलाई के मध्य में 2000 घुड़सवारों के साथ तिरुमलाबाड़ी पहुंचे। रास्ते में उनका स्वागत करने के लिए शिव त्रिपुर 6 मीटर ही पहुंचे। भाइयों ने 8 दिन एक साथ उपहारों का आदान प्रदान और एक दूसरे के साथ दावतें करते हुए बिताए। फिर शिवाजी ने अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने शाहजी की मृत्यु के समय जो कुछ भी छोड़ा था उसका 3/4 हिस्सा धन, घोड़े, रत्न और क्षेत्र मांग लिया और शेष 1/4 हिस्सा व्यंकोजी को देने की पेशकश की। बाद में मना कर दिया, जिस पर शिवाजी गुस्से में आ गए और उसे आलसी, निकम्मा और लालची व्यक्ति होने के लिए फटकार लगाई। उस रात व्यंकोजी केवल 5 घुड़सवारों के साथ कोलेरुन के पार तंजौर भाग गए। लगभग 25 जुलाई
शिवाजी को अगली सुबह अपने भाई के भागने का पता चला और इसे तंजौर के मंत्रियों जगन्नाथ व्यंकोजी दत्तो के पुत्र कोन्हेर महादेव और शिवाजी शंकर, दो मजमुआदार और नीलोजी नायक, एक व्यापारी की सलाह का श्रेय देते हुए उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जनार्दन नारायण हनुमंते को तंजौर राज्य पर कब्जा करने के लिए भेजने की धमकी दी। वह अपने भाई के आचरण पर उचित रूप से क्रोधित थे, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा की गंभीर प्रतिज्ञा के प्रति अविश्वास को दर्शाता था, और खुले दरबार में चिल्लाए, क्या मैं उसे कैद करने वाला था? अगर वह इसे छोड़ना नहीं चाहता तो उसे इसे देने की कोई मजबूरी नहीं है। वह बेकार में क्यों भाग गया? वह बहुत छोटा है और उसने बच्चों जैसा व्यवहार किया है। कुछ समय बाद व्यंकोजी के बंदी मंत्रियों को मुक्त कर दिया गया और उन्हें उपहारों और सम्मान के वस्त्रों के साथ तंजौर वापस भेज दिया गया। इस प्रकार शिवाजी जनता की नजरों में साफ हो गए। हालांकि उन्होंने कोलेरुण के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। उन्होंने उस नदी के उत्तर में पूरे कर्नाटक पर कब्जा कर लिया, जिसमें व्यंकोजी और शेर खान दोनों की जागीरें शामिल थीं। जो कुछ किले बचे थे उन्हें सितंबर के अंत तक जीत लिया गया। शिवाजी की तीर्थ यात्राएं। शिवाजी की सामान्य परंपरा के अनुसार ये अभियान विविध थे, जिनमें पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्राएं शामिल थीं। जुलाई 1677 के अंत में वालीगोंडापुरम त्रिचनापोली से 37 मील उत्तर से निकलकर उन्होंने तिट्टागुड़ी, वालीगोंडापुरम से 16 मील उत्तर पूर्व में वेल्लार नदी पार की और वहां से उन्होंने अपनी सेना को एलावनासुर 22 मील उत्तर भेजा, जबकि वे स्वयं सिमाजी नायक और अपने अन्य महापुरुषों के साथ वृद्धाचलम के महान शिव मंदिर में पूजा करने के लिए 16 मील उत्तर पूर्व की ओर मुड़े। यहाँ तेवेनापट्टम कुड्डालोर के डच कारखाने के प्रमुख ने लाल रेशमी कपड़े, चंदन, गुलाब जल, मालदीव के नारियल, लौंग और तलवार के ब्लेड उपहार के साथ उनकी सेवा की। नेल्लोर रमण का पत्र 2 अगस्त। 22 सितंबर को शिवाजी वनियामवाड़ी, वेल्लोर से 40 मील दक्षिण पश्चिम में थे और उन्होंने मद्रास के अंग्रेज गवर्नर को लिखा, कर्नाटक देश में मैं कई किलों और महलों में नए निर्माण कार्य करने का इरादा रखता हूँ। आपके पास संभवतः ऐसे लोग होंगे जो तोपों के लिए बड़े डिब्बे बनाना और बारूदी सुरंगें लगाना जानते हों। हमें इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है, खासकर ऐसे लोगों की जो बारूदी सुरंगें बनाना और पत्थर की दीवारें उड़ाना जानते हों। अगर आपके पास ऐसे कोई लोग हों जो बारूदी सुरंगें बनाना जानते हों, तो आप 20 या 25 या कम से कम 10 या 5 ऐसे लोगों को भेजने में प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छा वेतन दूंगा और अपने कई किलों में उनका स्वागत करूंगा। आर फोर्ट सेंट जॉर्ज, खंड 27। अंग्रेजों ने विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि व्यापारी होने के नाते सख्त तटस्थता बनाए रखना उनका कर्तव्य है। 3 अक्टूबर को शिवाजी मद्रास से 2 दिन की दूरी पर थे। लव 1.371 कुछ समय पहले ही उन्होंने पोर्टो नोवो को लूटा था और खुद को दक्षिण अर्काट जिले का स्वामी बना लिया था। लव 1.357 अक्टूबर में अमी ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी तरह उत्तरी अर्काट जिले के कुछ अन्य किलों ने भी उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कर्नाटक और मैसूर में शिवाजी की विजय। फिर नवंबर 1677 की शुरुआत में उन्होंने स्वयं 4000 घुड़सवार सेना के साथ कर्नाटक के मैदानों से दूर चले गए, अपनी सेना के अधिकांश हिस्से को उनकी नई विजय के कब्जे में छोड़ दिया और जल्दी से लौटने का वादा किया। 20 नवंबर 1677 का मद्रास पत्र पूर्वी घाट पर टेबललैंड में चढ़ते हुए उन्होंने अपने पिता के जागीर जिलों पर आसानी से कब्जा कर लिया। कोलार, उसकोटा, बेंगलोर, बालापुर और सेरा, मैसूर के वर्तमान साम्राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में उस नो मैंस लैंड के अशांत पोलिगरों का दमन किया और फिर मार्च 1678 में पन्हाला पहुंचकर बेल्लारी और धारवाड़ जिलों से होकर घर लौट आया। अगस्त की शुरुआत में 1678 वेल्लोर के किले ने 14 महीने की घेराबंदी के बाद शिवाजी की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब्दुल्लाह खान कप्तान, जिसने इस पूरे समय में खुद का व्यवहार किया, उसमें बहुत दृढ़ व्यवहार किया। 1800 फुट और 500 घोड़ा, घेराबंदी और बीमारी के चरम के कारण 200 फुट और 100 घोड़े तक कम हो गया और बीजापुर से कोई आपूर्ति नहीं भेजी गई। 30,000 पैगोडा पैसे में रखने के लिए एक छोटा किला और प्रति वर्ष 30,000 पैगोडा का देश। मराठों द्वारा अब्दुल्ला को दी जाने वाली रिश्वत बीजापुर के इतिहास में 50,000 हुन पर रखी गई है। कर्नाटक में शिवाजी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र में एक वर्ष में 20 लाख चोट लगने का अनुमान लगाया गया था और इसमें उनके द्वारा लिए गए या निर्मित 100 किले शामिल थे। अगस्त 1678 में मद्रास के कारक लिखते हैं, शिवाजी के पास इन सभी देशों पर जिंजी और वेल्लोर के 2 मजबूत महलों के बारे में इन सभी देशों का पूर्ण और शांत कब्जा है, जिनकी कीमत 22 लाख बराबर है या प्रति वर्ष 550,000 पाउंड स्टर्लिंग 5 शिलिंग में पार्डो, जिसमें उसके पास पुरुषों और घोड़ों की एक बड़ी ताकत है। 72 मजबूत पहाड़ियां और 14 किले सादे में 60 लीग लंबी और 40 चौड़ी हैं, लेकिन सोना और भूमि नहीं उनका मुख्य उद्देश्य था। पूरे कर्नाटक को उनकी संगठित लूट और वसूली की प्रणाली द्वारा हड्डियों से छील दिया गया, जिसे इस प्रकार 19 जून 1677 के मद्रास राष्ट्रपति के पत्र में वर्णित किया गया है।
उन्होंने देश के इस पूरे हिस्से को पत्र लिखने का आदेश दिया है। समुद्र तट विशेष रूप से 200,000 पगोड़ा की राशि के लिए धन उधार लेने के लिए, जिसमें से 50,000 है पलिकट से, और इसलिए मद्रास देश के बारे में पैसे वाले लोग जितनी जल्दी हो सके रास्ते से हट जाते हैं। वह सभी का 1 मिनट का हिसाब लेने के बाद जैसे कि वह 2 लीग और 2 ही के भीतर से गुजरा। इस अभियान में की गई लूट इतनी विशाल थी कि मराठा इतिहासकारों की कल्पना को डगमगाने के लिए और उन्होंने इसके मूल्य की गणना करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कर्नाटक के मैदानों पर विजय प्राप्त करने पर उन्होंने सबसे पहले शाहजी के एक प्राकृतिक पुत्र शांताजी को उनके मुख्यालय के लिए जिंजी के साथ वायसराय के रूप में रखा। रघुनाथ नारायण हनुमंते के रूप में राजनयिक और स्थानीय सलाहकार के रूप में सहायता प्राप्त की और हम्बीर राव को कब्जे की सेना के कमांडर के रूप में सहायता प्रदान की। मैसूर के टेबललैंड को रंगो नारायण के अधीन वायसराय के रूप में रखा गया था, लेकिन जिंजी के उच्च अधिकार क्षेत्र के अधीन था। व्यंकोजी के साथ संघर्ष फिर से शुरू हुआ, लेकिन नई विजय का उद्देश्य अपने कुशल नेतृत्व की अनुपस्थिति में शांति का आनंद लेना नहीं था। तंजौर लौटकर व्यंकप जी ने मदुरा और मैसूर के नायकों और अन्य लकड़हारों, जिन्हें अंग्रेज पोलिगर कहते थे, के साथ षड्यंत्र रचे और यहाँ तक कि बीजापुर के दरबार और अपने आसपास के मुस्लिम सरदारों से अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए एक संघ बनाने की अपील भी की। हालांकि मदुरा के नायक तटस्थ रहे और ऐसा प्रतीत होता है कि मैसूर या बीजापुर से कोई मदद नहीं मिली। लगभग 25 नवंबर को व्यंकप जी ने अपने और सहयोगी पोलिगर के 4,000 घुड़सवारों और 10,000 पैदल सैनिकों के साथ कोलेरोन नदी पार की और शांताजी पर हमला किया, जिन्होंने सुबह से शाम तक अपने 12,000 सैनिकों के साथ साहसपूर्वक प्रतिरोध किया। पहले तो शांताजी बुरी तरह पराजित हुए और 2 मील तक भाग गए। तंजौर के घुड़सवार 1 मील तक उसका पीछा करने के बाद दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने तंबुओं में लौट गए, लेकिन शांताजी ने अपने शिविर में पहुंचकर अपने सेनापतियों से हार के महत्व और शर्म की बात पर विचार विमर्श किया और उनके घोड़ों पर फिर से काठी बांधने का निश्चय किया और तुरंत दूसरे रास्तों से निकल पड़े। रात के अंधेरे में उन्होंने उन घोड़ों पर अचानक हमला किया जो इतनी कड़ी मेहनत के बाद आराम कर रहे थे। उनके घोड़ों की काठी खोल दी और उनका भारी सहार किया। लगभग 1,000 घुड़सवार, 3 मुख्य सेनापति, तंबू और उनका सारा सामान लूट लिया गया और 100 और घोड़े लकड़हारों ने लूट में बांट लिए। बाकी लोग कोलेरुन नदी पार करके तंजौर भाग गए। व्यंकोजी विरोध करने में असमर्थ शांति के लिए अनुरोध किया और शिवाजी सहमत हुए। रघुनाथ नारायण हनुमंते की मध्यस्थता के माध्यम से एक संधि हुई। शर्तें शिवदिग्विजय में दी गई हैं। शिवाजी ने लगभग 1 वर्ष के कब्जे के बाद कर्नाटक के मैदान को व्यंकोजी को वापस कर दिया, केवल किलों को अपने हाथों में रखते हुए, साथ ही मैसूर के सभी पठार जो कभी उनके पिता के थे। मई 1678 में मद्रास में अंग्रेजों ने रिपोर्ट दी कि व्यंकोजी ने अपने बड़े भाई को 3 लाख खून नकद देकर अपने क्षेत्र वापस ले लिए थे। देश की रक्षा के लिए उन्होंने राजकुमार सिलहदार की नियुक्ति की और व्यंकोजी के संरक्षक और सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे, लेकिन उस राजकुमार के प्रति उनका पुराना द्वेष बना रहा और दोनों के बीच लगातार मनमुटाव बना रहा। शिवाजी को बार बार दोनों को पत्र लिखकर मैत्री और संयम बरतने की सलाह देनी पड़ी और यह केवल उनके दृढ़ व्यक्तित्व का भय ही था जिसने दोनों के बीच शांति बनाए रखी और रघुनाथ को यह एहसास दिलाया कि व्यंकोजी को ही अपने राज्य का स्वामी होना चाहिए।